पार्टनरशिप एक्ट 1932 में यूनिट 3 मैंने स्टार्ट करवाया था, रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, जिसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका था। रजिस्ट्रेशन का पूरा पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि मोड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होते हैं, मतलब क्या स्टेप्स है रजिस्ट्रेशन के, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकता है फर्म को। अब हम लोग जो सीखेंगे वो है नेक्स्ट पार्ट, जो कि है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। सबसे पहले जानेंगे डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कितने तरीक़ों से डिसोल्यूशन होता है, ठीक है। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के प्रोविजंस सेक्शन 39 से लेके 47 में बताए गए हैं, ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 39 में सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का डेफिनेशन बताया है, आई मीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का, ठीक है। अच्छा, तो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज़ कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। इसका क्या मतलब है, मतलब कि सपोज ए बी सी तीनों पार्टनर्स हैं, ठीक है। तीनों ने मिल के डिसाइड किया कि अब हम लोग ये पार्टनरशिप बिज़नेस जो है ख़त्म करेंगे। तो तब जब पार्टनरशिप बिज़नेस ख़त्म होता है तो उसको बोला जाता है डिसोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप ख़त्म होगा तभी तो फर्म डिसॉल्व होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है डिसकंटिन्यूएशन या फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इन शॉर्ट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है फर्म बंद हो जाना। समझ में आया? अच्छा, लेकिन हमेशा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं होता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब फर्म बंद हो जाना ज़रूर है, और इसका मतलब ये भी है कि पार्टनरशिप का ख़त्म हो जाना। जब पार्टनरशिप पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है तब फर्म बंद हो जाता है, लेकिन हमेशा पार्टनरशिप ख़त्म होना मतलब फर्म बंद होना नहीं होता है। ये कैसे? जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि ए बी और सी तीनों पार्टनर्स हैं, ठीक है। सपोज़ कि ए रिटायर हो गया, ए रिटायर हुआ मतलब बी और सी के साथ ए का पार्टनरशिप ख़त्म, तो यहाँ पे भी तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ। लेकिन बी और सी अगर चाहें तो अभी भी वो लोग बिज़नेस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो क्या ए के रिटायरमेंट के केस में ए का बी और सी के साथ पार्टनरशिप ख़त्म हो जाना, विच इज़ ऑल्सो नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्या इसकी वजह से डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो गया? नहीं। तो वही मैंने बोला कि हमेशा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग एनालिसिस में इस चीज़ को और डिटेल में समझेंगे। एनालिसिस में क्या बोल रहा है, दस द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द ज्यूरल रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। हाँ, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब ऑब्वियसली ये है कि सारे पार्टनर्स के बीच में रिलेशन ख़त्म हो जाना, पार्टनरशिप ख़त्म हो जाना, इसका मतलब है डिसोल्यूशन, सारे पार्टनर्स। समझ में आया? बट व्हेन only one or more partners retires or becomes incapacitated from acting as a partner due to death, insolvency or insanity, the partnership, that is the relationship between such a partner and other, is dissolved, but the rest may decide to continue. जैसे कि मैंने अभी ए बी और सी का एग्जाम्पल देके तुम लोगों को समझाया था कि ए अगर रिटायर होता है तो ए का बी और सी के साथ पार्टनरशिप ख़त्म, लेकिन क्या इसका मतलब है कि ए का बी और सी के साथ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या डिसकंटिन्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप हो गया तो क्या फर्म ही डिसॉल्व हो गया? नहीं, हम हमेशा ऐसा नहीं होता। जब सारे पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है, जब सारे पार्टनर्स का पार्टनरशिप एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो भी बंद हो जाता है, दैट इज़ नोन एज डिसोल्यूशन। लेकिन एक या दो पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया या किसी का कोई इनकेपेबल, ये जो यहाँ पे बोला है ना कि बिकम्स इनकैपेसिटेटेड, इसका मतलब है इनकेपेबल अगर कोई पार्टनर हो जाता है, समझ में आया, डेथ की वजह से हो या बैंकरप्सी की वजह से हो, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो पार्टनर इनकेपेबल हो गया तो पार्टनरशिप फर्म ही ख़त्म? नहीं, अब ऑब्वियसली नहीं। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है टोटल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स, ना कि एक या दो पार्टनर।
तो वही बोल रहा है, बट वेन ओनली वन और मोर पार्टनर्स रिटायर्स और बिकम इनकैपेसिटेटेड from acting as a partner due to death, insolvency or insanity, the partnership, that is a relationship between such a partner and other, is dissolved, but the rest may decide to continue. जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था जहाँ पे ए रिटायर हो रहा था, वहाँ पे बी और सी अगर चाहे तो मैंने बोला था कि वो लोग कंटिन्यू कर ही सकते हैं। एक या दो पार्टनर इनकेपेबल हो जाना या एक या दो पार्टनर रिटायर हो जाना, इसका मतलब ये नहीं कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स टोटल डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एग्रीमेंट अमंग ऑल द पार्टनर्स, नॉट वन और टू पार्टनर्स। ठीक है, अच्छा तो क्या बोल रहा है, द पर्टिकुलर पार्टनर गोज आउट, सॉरी इन सच केसेस देयर इज़ इन प्रैक्टिस नो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। कौन से केसेस में भाई, एक या दो पार्टनर रिटायर हो गए या एक या दो पार्टनर इनकेपेबल हो गया टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप, इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनरशिप खत्म हो जाना। द पर्टिकुलर पार्टनर गोज आउट, जब किसी पार्टनर, जैसे मैंने ए बी और सी का एग्जाम्पल में बताया था कि ए का रिटायरमेंट हो गया तो ए बाहर चला जाएगा, समझ में आया, बट द रिमेनिंग पार्टनर्स कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, it is called dissolution of partnership. In the case of dissolution of the firm, on the other hand, the whole firm is dissolved. जैसे कि मैंने बोला कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है, भाई ए रिटायर हो गया तो ए के साथ बी और सी का पार्टनरशिप डिसोल्यूशन हो गया, समझ में आया, तो दैट इज़ कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और जैसे कि मैंने बोला डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब हमेशा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं होता है। ए रिटायर हो गया, ए का बी और सी के साथ पार्टनरशिप ख़त्म, डिसोल्यूशन हो गया पार्टनरशिप का, तो क्या पार्टनरशिप फर्म ही ख़त्म नहीं। ठीक है, तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि द पर्टिकुलर पार्टनर गोज आउट बट द रिमेनिंग पार्टनर्स कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, इट इज़ कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ऑन द अदर हैंड, होल फर्म इज़ डिसॉल्व्ड। मेरे ख्याल से अब तक तुम लोगों को ये समझ में आ भी गया होगा। द पार्टनरशिप टर्मिनेट्स एज बिटवीन ईच एंड एवरी पार्टनर ऑफ द फर्म, ना कि एक या दो पार्टनर, समझ में आया। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत अच्छे से डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का डिस्टिंक्शन बताया गया है। ठीक है, अच्छा डिस्टिंक्शन में क्या बता रहा है, सबसे पहला क्या है, कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस है बेसिस ऑफ डिफरेंस। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या, बिजनेस ही ख़त्म, कुछ कंटिन्यूएशन नहीं, ये हम लोग ऊपर एनालिसिस वगैरह पढ़ के हम लोग समझ चुके हैं। तो इट इन्वॉल्व्स डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस इन पार्टनरशिप। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब है, इट डज नॉट अफेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, इट इन्वॉल्व्स ओनली रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप का मतलब क्या है, पार्टनरशिप ख़त्म होना मतलब अगर कोई एक पार्टनर रिटायर हो गया, अगर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिज़नेस ही ख़त्म, ये नहीं है, बिज़नेस वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं अगर चाहे तो, हाँ, लेकिन फर्म को फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। याद करो कल रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पढ़ा था कि अगर कुछ सब्सिक्वेंट चेंजेस आते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद, अगर नेम में चेंज लाना हो या कॉन्स्टिट्यूशन, फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना हो, जैसे कि किसी पार्टनर को नया, तुम लोगों ने किसी न्यू पार्टनर को एडमिशन लिया या फिर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया, ठीक है, तो ऐसे अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो वो वापस से जाके रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि इट इन्वॉल्व्स ओनली रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। वाइंडिंग अप में क्या बोल रहा है, इट इन्वॉल्व्स वाइंडिंग अप ऑफ द फर्म एंड रिक्वायर्स रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। ये तुम लोगों ने क्लास 12 में पार्टनरशिप में तुम लोगों ने सम्स भी किया था। ये डिसोल्यूशन जब होता है तब क्या होता है, सारे एसेट्स को रियलाइज़ करते हैं, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करते हैं, है ना। तो डिसोल्यूशन के टाइम पे क्या होता है, एसेट्स वगैरह को बेच दिया जाता है, लाइबिलिटीज़ को सेटल कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि फर्म मेरा बंद हो गया, डिसोल्यूशन का मतलब। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। और साथ ही याद करो, अगर तुम लोग नए पार्टनर का एडमिशन करवाते हो अपने पार्टनरशिप फर्म में, तो कौन सा अकाउंट बनाते हो, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं। जब डिसोल्यूशन होता है तब हम लोग एसेट्स को बेच देते हैं, लाइबिलिटीज सेटलमेंट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे करके हम लोग एसेट्स रियलाइज़ करते हैं, ठीक है ना, और लाइबिलिटीज सेटलमेंट करते हैं, एसेट्स रियलाइज़ करके फिर जाके हम लोग लाइबिलिटीज सेटलमेंट करते हैं, इसीलिए एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। लेकिन अगर रिटायरमेंट हुआ या फिर अगर एडमिशन हुआ तब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। क्यों? क्योंकि अगर किसी पार्टनर को हम लोग एडमिट करते हैं अपने पार्टनरशिप फर्म में, अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आता है,
ना कि पूरा फर्म ही बंद हो जाता है, नहीं, ठीक है। हाँ, हो सकता है फर्म बंद, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होता। अगर पार्टनर्स डिसाइड करें कि चलो अब हमसे नहीं चलेगा भाई, बंद कर देते, तो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो तब अगर बंद हो गया तो दैट इज़ कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, समझ में आया, तब रियलाइजेशन हम लोग बनाते हैं। लेकिन नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हो अपने फर्म में, या फिर रिटायरमेंट के बाद भी तुम लोग कंटिन्यू कर रहे हो, तो रिटायरमेंट हो या नए पार्टनर को एडमिट करवाओ अपने फर्म में, अल्टीमेटली चेंज तो तुम्हारे फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में हो रहा है। तो इसीलिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में इट इन्वॉल्व्स ओनली रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड रिक्वायर्स ओनली रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। नेक्स्ट क्या, ऑर्डर ऑफ कोर्ट। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है ना, ये कभी कभी कोर्ट भी ऑर्डर करता है। कब ऐसा होता है, जब पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो कोई एक पार्टनर जाके कोर्ट में केस कर देता है, समझ में आया, कोई एक पार्टनर जाके कोर्ट में केस कर देता है, तब कोर्ट सब सुन के उसके बाद कोर्ट भी ऑर्डर दे सकते हैं डिसोल्यूशन का, समझ में आया। अच्छा, तो वही बोल रहा है फर्म में भी डिसॉल्व बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ऐसा कुछ ऑर्डर वगैरह नहीं होता है, ठीक है। अरे भाई, कोई एक पार्टनर का टर्म खत्म हो गया, रिटायर हो गया, इसमें कोर्ट का क्या लेना देना है ना। किसी एक पार्टनर का डेथ हो गया, इसमें कोर्ट का क्या लेना देना। डेथ होना मतलब भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होना बाकी के पार्टनर्स के साथ। तो क्या इसका मतलब, सपोज़ कि ए, बी और सी है, ए का डेथ हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ए का बी और सी के साथ पार्टनरशिप खत्म, तो क्या अब यहाँ पे कोर्ट आके थोड़ी ना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का ऑर्डर देगा, नहीं, ये तो हो जाता है। तो वही बोल रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट, ठीक है। स्कोप क्या बोल रहा है, इट नेसेसरीली इन्वॉल्व्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जैसे कि मैंने याद करो, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि हमेशा पार्टनरशिप डिसॉल्व होना मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं होता है, लेकिन जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है तब पार्टनरशिप ख़त्म होता है, ये मैंने समझाते समझाते बोला था, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि इट नेसेसरीली इन्वॉल्व्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स, इट इन्वॉल्व्स फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ द फर्म। अरे डिसोल्यूशन जब हो रहा है तब तो फाइनल क्लोज कर देंगे, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, इट डज नॉट इन्वॉल्व। क्यों भाई फाइनल क्लोजर करे, फर्म को कंटिन्यू करना है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनली क्लोज क्यों करते। तो वही बोल रहा है कि इट डज नॉट इन्वॉल्व फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स। अब हम लोग सीखेंगे कि डिसोल्यूशन कितने तरीक़ों से होता है। सेक्शन 39 में हम लोगों ने डिसोल्यूशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कि डिसोल्यूशन कितने तरीक़ों से होता है, समझ में आया। क्या बोल रहा है, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, सेक्शंस 40 to 44। द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मे बी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। पहला क्या है, डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और वॉलेंटरी डिसोल्यूशन। एक और है डिसोल्यूशन विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। देखो, वॉलेंटरी डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, फर्म में नुकसान हो रहा है या पार्टनर्स टाइम नहीं दे पा रहे, बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से पार्टनर्स आपस में ही म्यूचुअल डिसीजन एक लेते हैं कि अब हम लोग पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो ये वॉलेंटरी डिसोल्यूशन है, ठीक है। और डिसोल्यूशन बाय कोर्ट कब होता है, वही जैसे मैंने बोला कि जब कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो जाता है ना पार्टनर्स के बीच में, तब डिसोल्यूशन हो जाता है, कोर्ट ऑर्डर दे देता है, वो हम लोग सब आगे पढ़ेंगे। तो अब पढ़ेंगे हम लोग डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और वॉलेंटरी डिसोल्यूशन के बारे में। क्या बोल रहे, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 टाइप्स। पहला है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। अ फर्म में बी डिसॉल्व्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। देखो, एक तो है कि सारे पार्टनर्स ने अपना म्यूचुअल कंसेंट दे दिया कि हाँ भाई चलो फर्म बंद कर दो। एक और है कि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना था, उस एग्रीमेंट में ही था कि 5 साल बाद तुम्हारा फर्म बंद हो जाएगा। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि फर्म अगर अच्छा चलने लगे तो पार्टनर्स भी फिर से वही रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, फिर नंबर ऑफ़ ईयर्स अगर बढ़ाना चाहे तो वो लोग बढ़ा सकते हैं। अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो जाके वो लोग रजिस्ट्रार के पास बातचीत करके फर्म का टर्म जो है वो बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 साल मीन्स एकदम 5 साल। लेकिन अगर एग्रीमेंट में था कि 5 साल के अंदर बिज़नेस ख़त्म, पार्टनरशिप बिज़नेस, तो 5 साल के अंदर ख़त्म। हाँ, बाद में मैं बार बार बोल रही हूँ, बाद में ऐसा नहीं है कि बाद में ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि एज़ पर एग्रीमेंट भी पार्टनरशिप ख़त्म होता है। वो कैसे, कि वही एग्रीमेंट में बोला गया है कि 5 साल के अंदर फर्म ख़त्म, तो 5 साल के अंदर फर्म ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या बोल रहा है, फर्म में भी डिसॉल्व विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। इसको एनालिसिस किया गया है। बोल रहा है सेक्शन 40 गिव्स राइट टू द पार्टनर्स टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप बाय एग्रीमेंट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मेड,
जैसे कि मैंने तुम लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बोला कि एग्रीमेंट में ही उन लोगों ने ये डाल दिया था कि 5 साल या 2 साल के अंदर पार्टनरशिप ख़त्म। मैं बार बार बोल रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि ख़त्म करना ही पड़ेगा। एग्रीमेंट के थ्रू ऐसे ख़त्म किया जाता है कि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है ना पार्टनर्स के बीच में, उसी वक्त वो लोग एक टाइम लिमिट फिक्स कर देते हैं कि चलो भाई 5 साल तक ये फर्म चलेगा, 4 साल तक ये फर्म चलेगा, ठीक है। अब 4 साल के बाद अगर उनको लगे कि सच में ये फर्म अब बंद हो जाना चाहिए तो वो लोग बंद कर सकते हैं उस एग्रीमेंट के बेसिस पे, समझ में आया। लेकिन अगर उनको लगे कि नहीं हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो वापस से वो लोग फिर से रिकन्स्टिट्यूट करेंगे, समझ में आया, वो अलग बात है। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट कैसे होता है, इसका मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, ठीक है। मुझे मालूम है बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूजन आ सकते हैं, इसका मतलब क्या ख़त्म कर देना पड़ेगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि एग्रीमेंट में है तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। तुम लोग वापस से वो उसका अलग फॉर्मेलिटीज़ होता है, वो करके तुम लोग कंटिन्यू कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे वो बात कर ही नहीं रहे हैं। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऐसे भी ख़त्म किया जाता है पार्टनरशिप बिजनेस को, कि स्टार्टिंग में ही जब एग्रीमेंट बनता है वहीं पे बोल दिया कि 5 साल के अंदर बिजनेस ख़त्म, ऐसे भी ख़त्म किया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि मैंने बोला कि सेक्शन 40 गिव्स राइट टू द पार्टनर्स टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप बाय एग्रीमेंट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मेड। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अच्छा, अ फर्म इज कंपल्सरीली, एक सेकेंड, a firm is compulsorily dissolved by the happening of any event which makes it unlawful for the business of the firm, इसको मैं अंडरलाइन कर दूँ, ठीक है। अच्छा, which makes it unlawful for the business of the firm to be carried on or for the partners to carry it on in partnership। देखो कभी कभी क्या होता है ना, कंपल्सरीली पार्टनरशिप फर्म बंद कर देना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, ये कोर्ट ऑर्डर नहीं करता है। सपोज़ कि तुम लोग कोई ऐसा बिजनेस कर रहे थे जो एक टाइम पे लॉफुल था, अभी नया कोई लॉ निकला, लॉ में अमेंडमेंट्स आते रहते हैं हमें मालूम है, नया कोई अमेंडमेंट आया जो ये बताता है कि तुम लोग वो बिज़नेस अब नहीं कर सकते, वो अनलॉफुल है, तो ऑब्वियस है मजबूरन तुम लोगों को वो ख़त्म करना पड़ेगा पार्टनरशिप बिजनेस, समझ में आया। तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऐसे होता है, क्लियर। A firm is compulsorily dissolved by the happening of an event which makes it unlawful for the business of the firm to be carried on or for the partners to carry it on in partnership, provided that when more than one separate adventure or undertaking is carried on by the firm, the illegality of one or more shall not of itself cause the dissolution of the firm in respect of its lawful adventures and undertakings। लो यहाँ पे ये भी आ गया, जो डाउट शायद तुम लोगों के दिमाग में ये वाला पैरा पढ़ के आ रहा था कि दूसरा भी तो बिज़नेस कर सकते, एक ख़त्म हो गया तो क्या हुआ, तो यहाँ पे वो भी बता दिया कि अगर पार्टनरशिप जो तुम लोगों का जो पार्टनरशिप है, सपोज़ X, Y और Z तीनों में पार्टनरशिप बिजनेस है, ठीक है। उनका एक है कुछ केमिकल्स वो लोग मैन्युफैक्चर करके बेचते थे, एक बिज़नेस है, ठीक है, और दूसरा बिज़नेस है रेस्टोरेंट का। तो जो केमिकल वो लोग बेचते थे वो बैन हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो इस बिजनेस केमिकल वाले बिजनेस के लिए पार्टनरशिप बिजनेस ख़त्म, लेकिन दूसरा वाला जो लीगल बिजनेस है जो अभी तक बैन वगैरह नहीं हुआ है, रेस्टोरेंट वाला, वो तो चलता रहेगा, समझ में आया। वहाँ पे पार्टनरशिप ख़त्म नहीं हुआ, ये वाला केमिकल बिजनेस वाला पार्टनरशिप बिजनेस ख़त्म, क्लियर हुआ। क्यों कंपल्सरीली ख़त्म करना पड़ेगा भाई, क्योंकि लॉ निकला है कि वो केमिकल बैन कर दिया गया है, समझ में आया। लेकिन साथ ही जो लीगल एक बिजनेस और चल रहा था जो अभी भी लीगल है, लीगल तो ये भी था, बाद में लॉ निकला, बैन कर दिया गया, इसीलिए बंद करना पड़ा, मजबूरन कंपल्सरीली बंद कर देना पड़ा। लेकिन लीगल तो दोनों थे, एक लॉ में चेंजेस आने की वजह से बंद कर देना पड़ा, लेकिन ये तो भाई मेरा रेस्टोरेंट है, ये तो मेरा चलता ही रहेगा, तो यहाँ पे इनका पार्टनरशिप चलता रहेगा, ये वाला ख़त्म। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोवाइडेड दैट व्हेन more than one separate adventure or undertaking is carried on by the firm, the illegality of one or more shall not of itself cause the dissolution of the firm in respect of its lawful adventures and undertakings। एग्जाम्पल क्या है, अ फर्म इज़ कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग अ पर्टिकुलर केमिकल एंड अ लॉ इज़ पास्ड विच बैन्स ऑन द ट्रेडिंग ऑफ सच अ पर्टिकुलर केमिकल, द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल एंड सो द फर्म विल हैव टू बी कंपल्सरीली डिसॉल्व्ड, ठीक है। तो पहला क्या था, बाय वे ऑफ एग्रीमेंट
वो लोग डिज़ोल्व कर सकते हैं, पहले से एग्रीमेंट बना हुआ है। दूसरा क्या है कि कोई लॉ आ गया है जिसकी वजह से जो बिज़नेस वो लोग कर रहे थे वो बैन कर दिया गया, तो ऑब्वियसली उनको मजबूरन कंपलसरीली बंद करना पड़ेगा। हाँ, अगर साइमल्टेनियसली कोई दूसरा बिजनेस उनका चल रहा है तो वो लोग चला सकते हैं, जो अभी भी लीगल है, समझ में आया। लेकिन जो बैन हो चुका है लॉफुली, वो वाला बिजनेस बंद कर देना पड़ेगा, समझ में आया। अब क्या बोल रहा है, डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज। अच्छा, कंटिंजेंसीज का क्या मतलब है? कंटिंजेंसीज का मतलब है कुछ अनसर्टेन इवेंट वगैरह हो गया, ठीक है। अच्छा, तो क्या बोल रहा है, डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसी, सेक्शन 42, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, अ फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंटिंजेंसीज। ठीक है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बना था पार्टनर्स के बीच में जिसके बेसिस पे फर्म डिसोल्यूशन हो सकता है अगर इनमें से कोई भी एक अनसर्टेन इवेंट या कंटिंजेंसी अराइज हो जाए। पहला कौन सा है, दैट द फर्म इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, ये तो अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, बाई वे ऑफ एग्रीमेंट भी ख़त्म हो सकता है। where the firm is constituted to carry out one or more adventures or undertaking then by completion thereof। दूसरा क्या है कि देखो ये वाला कोई अनसर्टेन इवेंट नहीं है लेकिन पॉसिबल कंटिंजेंसीज है, ठीक है, कि 5 साल के बाद ख़त्म कर देंगे। पॉसिबल कंटिंजेंसीज क्यों, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि चाहे तो हम लोग उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिसोल्यूशन के बारे में बात हो रहा है तो इसीलिए हम लोग सिर्फ डिसोल्यूशन तक ही समझेंगे, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अगर फिक्स टर्म तक था कि 2 साल तक चलेगा तो 2 साल के बाद ख़त्म हो सकता है। फिर क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर, सपोज एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक पार्टनरशिप में घुसे थे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गया, चाहे तो पार्टनरशिप ख़त्म कर दो अब, ठीक है। हाँ, अब अगर पार्टनरशिप अच्छा लगने लगे तो कोई दूसरा बिजनेस कर सकते हो, वो अलग बात है। हम लोग यहाँ पे डिसोल्यूशन के बारे में बोल रहे हैं, समझ में आया। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ समझेंगे क्या, फिक्स टर्म के लिए अगर पार्टनरशिप चलने वाला था तो इसका मतलब वो फिक्स टर्म ख़त्म होने के बाद वो बंद हो सकता है, समझ में आया। कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप, मतलब कोई एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए पार्टनरशिप में घुसे थे तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तो पार्टनरशिप ख़त्म हो सकता है। नेक्स्ट कंटिंजेंसी क्या है, ये तो ऑब्वियसली अनसर्टेन इवेंट है, बाय द डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड बाय द एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट। समझ में, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो, where the partnership is at will, the firm may be dissolved by any partner giving notice in writing to all the other partners of his intention to dissolve the firm. If the date is mentioned, the firm is dissolved as from the date mentioned in the notice as the date of dissolution, or if no date is mentioned, as from the date of the communication of the notice। देखो कभी कभी क्या होता है कि कोई पार्टनरशिप जो है वो एट विल भी ख़त्म हो सकता है। ये कब होता है, सपोज 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है, अब दोनों में से एक ने नोटिस दे दिया राइटिंग में कि अब मुझे ये पार्टनरशिप कंप्लीट नहीं करना है, ठीक है, तो इस केस में भी फर्म जो है डिसॉल्व हो जाएगा, समझ में आया। अच्छा, पहले नोटिस दिया जाता है, ठीक है ना, कि मुझे अब पार्टनरशिप नहीं करना है, समझ में आया, तो तब भी पार्टनरशिप फर्म जो है बंद हो सकता है, समझ में आया। लेकिन अगर उस नोटिस में कोई डेट मेंशन है तो उस डेट में ख़त्म हो सकता है। अगर कोई डेट मेंशन नहीं है तो फिर जिस डेट में नोटिस जाके बाकी के पार्टनर्स के पास पहुंचेगा उस डेट में पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगा, समझ में आया। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, जो कि सेक्शन 44 में बोला है। देखो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कोर्ट जो है, कोर्ट इंटरफेयर तभी करेगा जब पार्टनरशिप में कॉन्फ्लिक्ट हो और कोई एक पार्टनर ने जाके केस फाइल कर दिया, ठीक है। वही जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि कोई एक पार्टनर नोटिस दे रहा है कि मुझे अब ये पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं करना है, पार्टनरशिप ख़त्म होना चाहिए अब, समझ में आया। तब अगर बाकी के पार्टनर्स ना माने, क्लियर, बाकी के पार्टनर्स अगर ना माने तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, तब भी कोर्ट पहुंच सकते हैं। तो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट कब आता है, जब कोई एक पार्टनर केस फाइल करे, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, कोर्ट में एट द सूट ऑफ द पार्टनर डिसॉल्व अ फर्म ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। क्या क्या ग्राउंड है हम लोग देख लेते हैं। इनसैनिटी और अनसाउंड माइंड, वेयर अ पार्टनर नॉट अ स्लीपिंग पार्टनर has become of unsound mind, the court may dissolve the firm on a suit of the other partners or by the next friend of the insane partner. Temporary sickness is no ground for dissolution of firm। देखो, स्लीपिंग पार्टनर नहीं है। स्लीपिंग पार्टनर मतलब जो सिर्फ आके अपने प्रॉफिट में हिस्सा लेके चला जाता है, बाकी कोई काम वगैरह में उसका कुछ
लेना देना नहीं रहता है। तो स्लीपिंग पार्टनर नहीं, जब कोई एक दूसरा पार्टनर, वर्किंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, ठीक है, एक्सेप्ट स्लीपिंग पार्टनर, कोई एक अदर पार्टनर जब अनसाउंड माइंड का हो जाता है, मतलब कि उसको कुछ ऐसा डिजीज़ हो गया जिसकी वजह से वो अब अपने होश में ही नहीं है, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से वो अब होश में ही नहीं है, तो फिर बाकी के पार्टनर्स को अगर कोई एक पार्टनर जाके केस फाइल करता है कोर्ट में कि अभी पार्टनरशिप बंद हो जाना चाहिए, तो कोर्ट ये ऑर्डर पास कर सकते हैं। समझ में आया? सिर्फ नॉर्मल बीमार होना कोई अच्छा ग्राउंड नहीं है। कोई पार्टनर नॉर्मली ऐसे ही नॉर्मल बीमार है, फीवर है या कुछ नॉर्मल बीमार है, तो तब कोर्ट कभी भी डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया, समझ में आया, और तब अगर कोई पार्टनर जाके केस करता है कि ये पार्टनरशिप अब ख़त्म होना चाहिए, या फिर जो अनसाउंड पार्टनर है उस अनसाउंड पार्टनर के किसी फ्रेंड ने जाके केस कर दिया कि ये अनसाउंड हो चुका है, अभी पार्टनरशिप खत्म होना चाहिए, तो कोर्ट ऑर्डर पास कर देंगे डिसोल्यूशन का। तो वही बोल रहा है कि वेयर अ पार्टनर नॉट अ स्लीपिंग पार्टनर हैज़ बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, द कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म ऑन अ सूट ऑफ द अदर पार्टनर्स और बाय द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द इंसेंट पार्टनर। तो अनसाउंड माइंड जब होगा, केस कौन कौन फाइल करने से कोर्ट जो है डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे देगा? अगर कोई दूसरा पार्टनर जाके केस फाइल करता है कि एक पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया, अब ये पार्टनरशिप ख़त्म होना चाहिए, तब, या फिर उस अनसाउंड माइंड वाले पार्टनर का ही कोई फ्रेंड हो जो जाके केस कर रहा हो, ठीक है, तो भी कोर्ट जो है ऑर्डर पास कर देगा। लेकिन टेम्पोररी सिकनेस इज़ नो ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। परमानेंट इनकैपेसिटी, when a partner other than the partner suing has become in any way permanently incapable of performing his duties as partner, then the court may dissolve the firm। देखो क्या हुआ कि सपोज x, y और z तीनों पार्टनर्स हैं, ठीक है, x इनकेपेबल हो गया है, वो अब और उसके पास ये कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर सके, इंसॉल्वेंट हो गया है, कुछ परमानेंट इनकेपेबिलिटी आ गया है, समझ पाया, जिसकी वजह से वो और कभी भी वो पार्टनरशिप में वो नहीं रह पाएगा, काम ही नहीं कर पाएगा, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो बाकी के पार्टनर्स अगर जाके केस करते हैं, या कोई भी एक पार्टनर भी अगर जाके केस करता है, तो कोर्ट डिसॉल्व कर सकता है फर्म को, समझ में आया? अच्छा, सच परमानेंट इनकैपेसिटी में रिजल्ट फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटी और इलनेस एट्सेट्रा, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कुछ भी हो सकता है, परमानेंटली अगर इनकेपेबल हो गया तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? मिसकंडक्ट, वेर अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर यूजिंग इज गिल्टी ऑफ कंडक्ट विच इज़ लाइकली टू अफेक्ट प्रेजुडिकली द कैरिंग ऑन ऑफ द बिजनेस, द कोर्ट में ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म बाई गिविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ बिजनेस। देखो इसका मतलब क्या है, अगर कोई एक पार्टनर, ठीक है, वो पार्टनर नहीं जो केस कर रहा है, बाकी का एक पार्टनर, मैं यहाँ पे एग्जांपल देके समझाती हूँ। सपोज़ पी क्यू आर तीनों पार्टनर्स हैं, ठीक है ना, इसमें से आर केस कर रहा है, आर जो है केस फाइल कर रहा है, और पी ने कुछ गलत काम किया है, समझ में आया? तो वही बोल रहे हैं वेर अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर सुइंग, अदर देन द पार्टनर सुइंग मीन्स आर के अलावा, आर केस फाइल कर रहा है, आर के अलावा अगर कोई दूसरा पार्टनर अगर कुछ मिसकंडक्ट करता है, कुछ गलत काम करता है, जिसकी वजह से बिजनेस कैरी ऑन करना मुश्किल हो जाएगा, समझ में आया? बिजनेस के ऊपर जिसका इफेक्ट आएगा, ठीक है ना। अगर फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर कोई पार्टनर कोई गलत काम करता है जिसका इफेक्ट डायरेक्टली बिजनेस के ऊपर आएगा, तो कोर्ट जो है फर्म डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे सकता है। लेकिन ऑर्डर देने से पहले कोर्ट नेचर ऑफ बिजनेस को भी देखेंगे, ठीक है, कि क्या सच में जो मिसकंडक्ट किया है पार्टनर ने, क्या उसका इफेक्ट बिजनेस के ऊपर आएगा या नहीं। अब बोला इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट मिसकंडक्ट मस्ट रिलेट टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस के साथ ही मिसकंडक्ट हमेशा रिलेट करेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, समझ में आया? हाँ, लेकिन कोर्ट डिसीजन देने से पहले नेचर ऑफ बिजनेस देखेंगे ज़रूर, और साथ ही ये भी ज़रूर देखेंगे कि क्या बिजनेस के ऊपर उसके गलत कामों का असर पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो वो फर्म डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे देंगे। अच्छा, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ द एडवर्स इफेक्ट और मिसकंडक्ट ऑन द बिजनेस। जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि कोर्ट बस ये देखेंगे कि क्या नेचर ऑफ बिजनेस है, क्या बिजनेस के ऊपर उसके गलत कामों का असर पड़ेगा, ये कोर्ट को देखना है,
समझ में आया? अच्छा, इसीलिए ये लाइन बोला कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट मिसकंडक्ट मस्ट रिलेट टू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। कोर्ट को तो बस देखना है कि क्या बिजनेस के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द एडवर्स इफेक्ट और मिसकंडक्ट ऑन द बिजनेस। इन ईच केस नेचर ऑफ बिजनेस विल डिसाइड वेदर एन एक्ट इज मिसकंडक्ट और नॉट। ठीक है। अच्छा, हर एक केस में ही बिजनेस का नेचर डिसाइड करेगा कि कोई एक्ट जो है वो मिसकंडक्ट है कि नहीं है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, परमानेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, परमानेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। देखो, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट का मतलब है कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना, कोई एग्रीमेंट तोड़ना। ठीक है। अगर कोई पार्टनर ऐसा कुछ करता है, मतलब कुछ फ्रॉड कमिट किया, ठीक है ना, या फिर कुछ ऐसा कुछ उसने मतलब परमानेंट ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से एग्रीमेंट जो है परमानेंटली ख़त्म हो गया, समझ में आए, तो कोर्ट फर्म डिसॉल्व करने का ऑर्डर पास कर सकता है। तो क्या बोल रहा है, वेर अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर स्विंग willfully or persistently commits breach of agreements relating to the management of the affairs of the firm or the conduct of its business or otherwise so conduct himself in matters relating to the business that it is reasonably practicable for other partners to carry on the business in partnership with him. That it is not reasonably practicable for other partners to carry on the business in partnership with him, then the court may dissolve the firm at the instance of any of the partners. देखो, इन शॉर्ट, अगर कोई एक पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है या एग्रीमेंट के कोई भी टर्म को तोड़ता है, अब वो कुछ भी हो सकता है, दैट मे बी रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स, कंडक्ट ऑफ बिजनेस और अदरवाइज टू कंडक्ट हिमसेल्फ इन मैटर्स रिलेटिंग टू द बिजनेस, और वो ऐसे तोड़ता है, कुछ भी हो सकता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड उसने कुछ एग्रीमेंट तोड़ा या फिर बिजनेस से रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट तोड़ा या फिर कुछ भी, ठीक है ना, कोई भी एग्रीमेंट अगर तोड़ता है और उसके उस एग्रीमेंट के तोड़ने की वजह से कुछ ऐसे सिचुएशन अराइज हो जाते हैं जिसकी वजह से बाकी के पार्टनर्स के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो लोग उसके साथ पार्टनरशिप कंटिन्यू करें, तो कोर्ट ये ऑर्डर दे सकते हैं। वही यहाँ पे बोल रहा है कि where a partner other than the partner suing willfully or persistently commits breach of agreements relating to the management of the affairs of the firm or the conduct of its business or otherwise so conduct himself in matters relating to the business that it is not reasonably practicable for other partners to carry on the business in partnership with him। अब उसने ऐसे ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट किया, ऐसे कुछ काम किया जिसकी वजह से पार्टनर्स के लिए पॉसिबल, बाकी के पार्टनर्स के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो लोग उसके साथ पार्टनरशिप जो है कंटिन्यू करें। इस लाइन का मतलब है दैट इट इज़ नॉट रीजनेबली प्रैक्टिसेबल। ठीक है। अच्छा, देन द कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म एट द इंस्टेंस ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर्स। तब अगर कोई भी एक पार्टनर जाके कोर्ट में केस करे तो कोर्ट जो है डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर सकते हैं। आई रिपीट, अगर कोई भी पार्टनर अदर देन द पार्टनर स्विंग, जो पार्टनर केस कर रहा है वो नहीं, वो तो केस जो कर रहा है उसने तो ज़रूर कुछ फेस किया होगा तभी केस कर रहा होगा, इसीलिए बार बार ये लाइन मिलेगा तुमको कि अदर देन द पार्टनर स्विंग। जो पार्टनर केस कर रहा है वो नहीं, जो कोई दूसरा पार्टनर अगर कुछ ऐसा काम करता है जिसकी वजह से मैनेजमेंट से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड हो या कुछ भी एग्रीमेंट जो है वो तोड़ देता है और वो मतलब इस तरीके से ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट करता है कि बाकी के पार्टनर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो लोग उसके साथ पार्टनरशिप कैरी ऑन करें, तब अगर कोई एक पार्टनर उनमें से जाके कोर्ट में केस फाइल करता है पार्टनरशिप बंद करने के लिए, तो कोर्ट डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे सकते हैं। अच्छा, हर एक जगह पे दिया है मे ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म, मे ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म। ऐसा क्यों? क्योंकि कोर्ट तो सबको सुनेगा ना, वो अलग बात है, कोर्ट तो सबको सुनेगा तब जाके वो डिसॉल्व करने का ऑर्डर पास करेगा। समझ में? ऐसा भी कभी कभी होता है कि पार्टनर एक दूसरे को फंसाने के लिए केस कर देते हैं, इसीलिए बोल रहा है कि मे ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म, मतलब अगर ऐसा कोई सिचुएशन सच में होता है तो कोर्ट ऑर्डर पास कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो कैटेगरीज क्या क्या है? फॉलोइंग कम्स इनटू कैटेगरी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला क्या है? एम्बेजलमेंट, मतलब कुछ कैश का हेरा फेरी कर दिया। कीपिंग एरोनियस अकाउंट्स, हर साल तुम देख रहे हो कि तुमको प्रॉफिट कम दिखा रहा है, वो कुछ गलत अकाउंट बना रहा है। होल्डिंग मोर कैश देन अलाउड, जितना हर एक पार्टनर के पास कुछ बाय वे ऑफ एग्रीमेंट डिसाइड रहता है ये कि कौन से पार्टनर कितना कैश हैंडल करेगा, लेकिन अगर वो जितना डिसाइडेड है उससे ज़्यादा अगर रखे अपने पास तो वो भी तो एक तरीके से ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट है।
अच्छा, रिफ्यूज़ल टू शो अकाउंट्स डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट एटसेट्रा, इन सब केसेस में ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट होता है। और इन सब केसेस में अगर बार बार ये होता रहे तो ऑब्वियस है पार्टनर्स जो है ऐसे इंसान के साथ पार्टनरशिप कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर कोई एक पार्टनर जाके केस फाइल कर देता है कोर्ट में तो कोर्ट डिसॉल्व करने के लिए ऑर्डर दे सकता है। यहाँ पे जैसे देखो एक एग्जाम्पल दिया है कि इफ़ वन ऑफ द पार्टनर्स कीप्स एरोनियस अकाउंट्स एंड ओमिट्स टू एंटर रिसीट्स और इफ देयर इज continued quarrels between the partners or there is such a state of things that destroys the mutual confidence of partners, the court may order for dissolution। जैसे कि मैंने बोला कुछ ऐसे सिचुएशन अराइज हो रहे हैं जिसकी वजह से पार्टनरशिप करना पॉसिबल ही नहीं है। कुछ भी हो सकता है, या तो उसकी गलती है, वो बार बार ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहा है, या फिर कंटिन्यूसली पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हो रहा है जिसकी वजह से सचमुच में पार्टनरशिप कैरी ऑन करना पॉसिबल नहीं है, तो कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, अच्छा तो आज के लिए इतना ही, ये पूरा अच्छे से पढ़ना, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और आज की क्लास में तो फिर हम लोगों ने डिसोल्यूशन के बारे में सीखा कि डिसोल्यूशन जो है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अलग होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब हमेशा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं होता है, लेकिन हाँ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब ऑब्वियस है पार्टनरशिप का ख़त्म हो जाना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, फिर हम लोगों ने सीखा कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है वो दो तरीक़ों से होता है। पहला है कि वॉलेंटरी डिसोल्यूशन और दूसरा है बाय वे ऑफ बाय वे ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। समझ में आया? अच्छा, तो डिसोल्यूशन बाय वे ऑफ वॉलेंटरी एग्रीमेंट हम लोगों ने क्या देखा कि एक तो उनके बीच में पहले से एग्रीमेंट बना था, फिर कंपलसरी डिसोल्यूशन हो सकता है, फिर कोई एक पार्टनर आके नोटिस दे रहा है कि पार्टनरशिप ख़त्म कर दो, कुछ ऐसे बहुत सारे 4 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ा। और एक क्या था कि कुछ कंटिजेंसीज की वजह से भी डिसोल्यूशन हो सकता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि डिसोल्यूशन बाय वे ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट क्या क्या होता है, कि कोई एक पार्टनर ने केस कर दिया, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कोई एक पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया जिसकी वजह से वो अब बिज़नेस जो है कैरी ऑन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अनसाउंड माइंड का हो गया, इसीलिए अगर कोई एक पार्टनर जाके केस करता है कोर्ट में, या फिर उसी अनसाउंड माइंड वाले पार्टनर का कोई दोस्त आके अगर केस कर देता है तो कोर्ट जो है डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे सकता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अगर परमानेंटली इनकेपेबल हो गया कोई पार्टनर, किसी भी रीज़न से हो सकता है, कोई डिजीज़ हो गया, ठीक है, या डेथ हो गया, तो भी अगर कोई एक पार्टनर जाके डिसोल्यूशन के लिए केस फाइल करता है तो डिसोल्यूशन हो सकता है। नॉर्मली देखो परमानेंट इनकेपेबिलिटी का मतलब नॉर्मली डेथ नहीं होता है। परमानेंट इनकेपेबिलिटी का मतलब नॉर्मली सीरियस डिजीज़, इलनेस, यही सब होता है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई एक पार्टनर कुछ गलती करता है या कोई मिसकंडक्ट करता है जिसका इफेक्ट बिजनेस के ऊपर पड़ेगा तो भी कोर्ट जो है ऑर्डर पास कर सकते हैं डिसोल्यूशन का। फिर हम लोगों ने पढ़ा कोई एक पार्टनर अगर कुछ एग्रीमेंट तोड़ देता है, ठीक है ना, या फिर बार बार झगड़े हो रहे हैं तो भी कोई एक पार्टनर जाके अगर कोर्ट में केस फाइल करता है तो कोर्ट जो है डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे सकते हैं। इन शॉर्ट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बाय वे ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट में हम लोगों ने देखा कि हर एक जगह पे कोई एक पार्टनर को जाके केस करना पड़ेगा, तब जाके कोर्ट इंटरफेयर करेगा। समझ में आया? और तब जाके कोर्ट ऑर्डर दे सकते हैं डिसोल्यूशन का। ठीक है, पढ़ लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट करवाऊँगी।